हेलो। हाय बच्चों। अभी मैंने आपको संस्कृति का अर्थ और उसकी कुछ मुख्य परिभाषा का ज्ञान कराया। अब मैं आपको कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं का बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक समाजशास्त्री हैं एडवर्ड टायलर। इनके अनुसार संस्कृति वह जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, आचार, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं व आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य अपने समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एक अन्य समाजशास्त्री हुए हैं रॉल्फ लिंटन। इनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की एक व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त सदस्य भागीदार होते हैं एवं जो हस्तांतरित की जाती है। तीसरे एक समाजशास्त्री हैं रूथ बेंडिक्ट। इनके अनुसार इन्होंने संस्कृति को एक प्रतिमान माना है। इनके अनुसार संस्कृति विचारों एवं कार्यों की व्यवस्था को बनाए रखती है एवं इसके विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ क्रियाशील होते हैं और वे एक प्रतिमान की रचना करते हैं। चौथे एक समाजशास्त्री हैं बोगार्डस। इनके अनुसार किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम ही संस्कृति है। एक और समाजशास्त्री हैं मेलिनोवस्की। इनके अनुसार संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इनका कहना है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है। अब एक समाजशास्त्री हैं हर्कोविट्स। इनके अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस परिभाषा से ये कहना चाहते हैं कि पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा सामाजिक। सामाजिक पर्यावरण में सारी भौतिक और अभौतिक चीज़ें आ जाती हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज़, फर्नीचर, आभूषण, मकान और इसके अलावा नैतिकता, विचार, नियम। लेकिन हर्कोविट्स ने सामाजिक पर्यावरण जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है उसे ही संस्कृति माना है। अब ये तो हुई हमारे कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा संस्कृति की जो हमारी परिभाषाएं दी गई हैं। मुख्य परिभाषा मैंने आपको पहले बताई दी कि संस्कृति उन भौतिक तथा अभौतिक तत्वों की एक संपूर्णता है जिसे हम समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है। अब संस्कृति की हम देखें विशेषताएं क्या है। अब आप कहेंगे कि विशेषताओं का मतलब कि जिसमें हम देख सकते हैं कि संस्कृति में कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जिनको हम इसकी विशेषताओं के अंदर देख सकते हैं। ठीक है। पहला, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। कैसे? अगर आज मैं कह रहा हूँ कि संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है तो हम देखें मानवीय समाज में संस्कृति का निर्माण केवल मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकृति ने मनुष्य को कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं प्रदान की हैं जिसमें उसकी आँखें, उसका मस्तिष्क, उसकी भाषा, उसके हाथ, उसके पैर, इन सब प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही मनुष्य ने अपने लिए संस्कृति का निर्माण किया है। आज ये जितनी भी चीज़ें हमको अपने आसपास नज़र आती हैं, अगर आप भी देखें कि जैसे हम जिस घर में रहते हैं, घर में जो खाने पीने के बर्तन हैं, हमारा फर्नीचर होता है, प्लस पूजा मंदिर होता है जहाँ हर घर में एक भगवान की मूर्ति होती है, तो जो भी चीज़ें हमारे परिवार में हमको नज़र आती हैं, जिनके दिन भर में हमको ज़रूरत पड़ती है, पूरा दिन हम उन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आवश्यकता अनुरूप काम में लेते हैं, वो सब मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। इन्हीं के इसलिए हम कह सकते हैं मनुष्य सबसे पहली जो विशेषता है संस्कृति की कि संस्कृति मानव निर्मित है। ठीक है। दूसरी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है किसी भी परिवार में
वो किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में पैदा हो, लेकिन वो कुछ भी सीख कर पैदा नहीं होता। वो केवल एक हड्डी और मांस का एक ढांचा है जिसने किसी भी परिवार में जन्म लिया है। लेकिन जब वही बच्चा, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बड़ा होता है परिवार के अंदर, तो उसकी उम्र के आधार पर उसके परिवार के सदस्य सबसे पहले उसे छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान कराना शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज बच्चा पैदा हुआ और अब हमको लगे कि चलो पैदा हो गया, अब इसको आज से ही सिखाना शुरू कर दो। नहीं, ये सब बेवकूफ़पना है, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको उसकी उम्र के आधार पर उसके धीरे धीरे एक एक चीज़ों का ज्ञान कराएंगे। कैसे? जैसे आज आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है, उसे भूख लगती है या वो टॉयलेट कर देता है बिस्तर में, तो वो माँ बाप को कैसे बताएगा? केवल रो कर। वो केवल ज़ोर ज़ोर से रोता है, लेकिन माँ बाप को पता है कि हमें उसको कब खाना देना है, कब अगर उसने टॉयलेट कर दिया है तो उसकी हमको नेपी चेंज करनी है। ये सब चीज़ें हम अपने आप देखते हैं कि संस्कृति के अंदर हर चीज़ सीखी जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना, बच्चा तो कुछ भी सीख कर पैदा नहीं होता, लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे कुछ और महीनों का बड़ा होगा तो फिर माता पिता उसको धीरे धीरे सिखाते हैं, ये तुम्हारे पापा है, ये दादा है, दादी हैं, मम्मी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है, चाचा हैं, चाची हैं। तो वो रोज़ धीरे धीरे उनको अपने परिवार में रहकर रोज़ देखता है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मस्तिष्क का विकास होगा, वो अपनी उम्र के अनुसार एक एक चीज़ सीख जाता है। आपने देखा है कि जब माँ बाप, परिवार में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो लगभग 8-9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, तो हम उसको घर के अंदर ही, घर के बाहर ले जाएंगे और फिर उसको गाय दिखाते हैं कि देखो गाय, डॉग, फिर उसको चिड़िया दिखाते हैं, चिड़िया। फिर घर में कोई मंदिर होता है तो उसको बताते हैं यहाँ जय करो, जय करो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ देखता है, सीखता है और फिर धीरे धीरे अपने आप जीवन में एक बार सीखने के बाद आजीवन उनका स्वतः पालन करता रहता है। तो संस्कृति सीखी जाती है। इसका मतलब जो भी चीज़ें मनुष्य अपने परिवार के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से, अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से, अपने अन्य सामाजिक समूहों के माध्यम से ज़िंदगी भर सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं 50 साल का हो गया तो मैं कहूँ कि मैंने आज दुनिया की हर चीज़ सीख ली। नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मुझे अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा तो मैं सीखूँगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। आज मैंने बचपन से यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें सीख ली कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ कौन कौन से देवी देवताओं को माना जाता है, प्लस मेरे घर में जो मंदिर है हम किस भगवान को मानते हैं, मैं कौन से धर्म का हूँ, मेरा पूजा पाठ का तरीका क्या होगा, मुझे कौन सा खाना खाना होगा। ये सब चीज़ें मैंने सीख ली। अब आज जीवन में उनका स्वतः पालन करता रहूँगा। लेकिन समय के साथ कहीं भी मुझे अगर कोई परिवर्तन की ज़रूरत लगती है, कहीं मुझे दूसरी सिटी जाना पड़ता है, तो वहाँ के कल्चर के अनुसार मैं थोड़ी चीज़ें चेंज कर लूँगा। लेकिन मुख्य आज जीवन में अपने संस्कृति की विशेषताओं को, जिनको मैंने सीखा है, सीखने के बाद स्वतः ही उनका अपने आप पालन करता रहता हूँ। तो ये है संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है। तीसरी जो विशेषता है, संस्कृति हस्तांतरित होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि संस्कृति आज जितनी भी चीज़ें हमको देती है या जिन चीज़ों को भी हम अपने विरासत में परिवार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, हम उनको अपने साथ कोई लेकर नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। लेकिन हमारे नियम, प्रथाएं, कानून, रूढ़ियाँ, पूजा पाठ का तरीका, ये सब चीज़ें, या घर में जो फर्नीचर है, वो सब चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को विरासत में प्राप्त होती हैं। तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। क्योंकि आज मेरे पिताजी जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी ने जो भी चीज़ें मेरे परिवार के अंदर रखी, इकट्ठी की, मैंने भी आज अपने परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, तो आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार वो चीज़ें स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं। हम उन चीज़ों को कोई अपने मरने के बाद साथ नहीं ले जाते, वो सब यहीं रहती हैं। लेकिन हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है। चौथा, संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। संस्कृति संपूर्ण समाज की एक देन है। इसका निर्माण हमारे समाज के किसी 1, 2, 5 या 10 व्यक्तियों के लिए नहीं हुआ, न ही इसका निर्माण समाज में केवल 2-4 व्यक्तियों ने किया है, बल्कि ये संपूर्ण समाज की देन होती है। इसमें सामाजिकता का गुण होता है। जैसे आज मैं कहूँ कि अभी दिवाली का मान लो त्यौहार आएगा, तो दिवाली, मैं अगर भारत में रह रहा हूँ तो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग भारत में रह रहे हैं,
वो दिवाली कोई मेरे लिए नहीं आ रही। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि अब दिवाली आती है तो आप क्या करते हैं? तो आप कहेंगे साहब हम घरों की साफ़ सफाई करते हैं, घरों में रंग रोगन होता है, नए कपड़े लाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो वही अन्य लोग भी करते हैं। पूजा पाठ का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन त्यौहार तो हम जैसा मनाते हैं कि साहब इस दिन पटाखे जलाए जाते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ें सबके लिए समान हैं। आज समाज में जो भी भारत में रह रहा है तो वो दिवाली अगर मना रहे हैं त्यौहार को, तो वो सबका तरीका एक जैसा होगा। तो इसलिए संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। ठीक है। चौथा, संस्कृति गतिशील होती है। अब गतिशील का मतलब जिसमें समय के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन आता हो, क्योंकि संस्कृति में गतिशीलता पाई जाती है। आज मैं अगर आपको कहूँ कि ये गतिशीलता आपको कहाँ नज़र आती है, तो आज मैं कहूँ कि संस्कृति मनुष्य का जो उसका खान पान है, उसके तौर तरीके हैं, उसके नियम हैं, उसका रहन सहन है, पहनावा है, भाषा है, समय के साथ उसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। आज पुराने ज़माने में हम रोज़ उठते थे, अपने बड़े दादा दादी के, माता पिता के रोज़ पाँव छूते थे, लेकिन आज नहीं छूते। ऐसा मैं कह रहा हूँ हर घर में नहीं है, गांव में छूते हैं, शहरों में भी छूते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ हमें समय के साथ अब कम नज़र आ रही है। आज हम पहले पिताजी बोलते थे, घर में मदर को माताजी बोलते थे, लेकिन माँ बोलते थे। अब आज अगर हम अपने देखें कि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हमारे सोसाइटी में ज़्यादा है, तो हम अपने फादर को डैड बोलते हैं, मदर को मॉम बोलते हैं, ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, बहन को सिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें अर्थ वही है, लेकिन इसमें समय के साथ जैसा बदलाव आता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो संस्कृति में गतिशीलता पाई जाती है। समय के साथ कहीं ना कहीं हमें छोटे मोटे परिवर्तन समाज में नज़र आते हैं, और व्यक्ति इन परिवर्तनों को अपने समय के साथ एज इट इज़ स्वीकार कर लेता है, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं। हमारे मन में आज जो इज्जत है बड़ों के लिए, जो प्यार है, वो एज इट इज़ सेम है, लेकिन केवल हमने उसके स्वरूप को बदल दिया, उसके पीछे जो उद्देश्य जुड़ा है उसको हमने चेंज नहीं किया। आज आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज में टीचर्स से मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि कई लोग, बच्चे आगे होकर टीचर्स के पाँव छूते हैं, कोई अपने टीचर को दूर से केवल हल्का सा गर्दन झुका के विश करके निकल जाते हैं। तो तरीका सबका वही है, वो भी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, जिसका जैसा कल्चर है, अगर उसके रूटीन में पाँव छूना है तो वो अपने आप आगे होकर टीचर्स के सब कॉलेज में पाँव छूता है। लेकिन कोई बच्चा नहीं छूता, उसको आदत में नहीं है, तो वो नमस्ते भी कर देता है या विश करके निकल जाता है। तो उसमें एक टीचर के प्रति जो सम्मान की भावना है वो तो एज इट इज़ वही रहेगी। तो संस्कृति में गतिशीलता पाई जाती है, अर्थात समय के साथ छोटे मोटे परिवर्तन हमें संस्कृति में नज़र आते हैं, और वो होते हैं भौतिक चीज़ों में। जैसे आपने, आज मैं कहूँ कि पहले ट्रेन का स्वरूप कैसा था, पहले हवाई जहाज़ कैसे होते थे, पहले हमारे मकान कैसे होते थे, हमारे खाने पीने के बर्तन कैसे होते थे, फर्नीचर कैसा होता था। तो उन बहुत सारी चीज़ों में आज की अगर हम तुलना करें तो कितना ज़्यादा परिवर्तन नज़र आता है। लेकिन जितना ज़्यादा वैज्ञानिक उन्नति हुई है, मनुष्य ने अपने लिए नई नई चीज़ों का आविष्कार किया है, तो समय के साथ धीरे धीरे उसने इस गतिशीलता को अपना लिया है। और हम भी, आने वाली पीढ़ियाँ भी, न जाने धीरे धीरे आगे क्या क्या बदलेगा, हम बदलते जाएंगे। आज मोबाइल आया, पहले ब्लैक एंड वाइट के रूप में आया, फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड वर्जन आया। आज मोबाइल में टेक्नोलॉजी इतनी चेंज है कि नए नए रोज़ नए नए मॉडल आते हैं। टेलीविज़न, पहले बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे टीवी आते थे, लेकिन धीरे धीरे एलईडी आने लगे, एलसीडी आए, अब कैलेंडर टीवी आ रहे हैं। तो समय के साथ ये चीज़ें हमें आंखों से दिखती हैं, और हम इनको देखकर कह सकते हैं कि संस्कृति में गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। कैसे? व्यक्ति जिस संस्कृति में पलकर बड़ा होगा, वो अपनी संस्कृति के, जो उसकी संस्कृति में प्रचलित उसका खान पान है, तौर तरीका है, उसके भाषा है, उसके उठने बैठने का तरीका है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्ति अपने जीवन में इनको आत्मसात कर लेता है, और जो उसे दूसरे समाज से अलग कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। मतलब व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी। जैसे आज आप देखते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि किशोर कुमार कौन है, तो आप तुरंत कहेंगे साहब वो एक बहुत अच्छे गायक हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि अमिताभ बच्चन कौन है, तो आप कहेंगे कि वो एक बहुत अच्छे फिल्म अभिनेता है। मैं आपसे पूछूं सचिन तेंदुलकर कौन है, तो आप कहेंगे कि वो बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं।
अब आप ये तीनों डिफरेंस कैसे कर रहे हैं? क्योंकि तीनों की अपनी एक व्यक्तित्व की पहचान है। हमारा पूरा देश, समाज इन सब लोगों को पहचानता है। हमारे लता मंगेशकर हैं, उसके अलावा अलका याग्निक हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हुए हैं। हर व्यक्ति अपने किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी उसका इंटरेस्ट होता है, वो अपने फील्ड में, मैं आज एक टीचर बना, मेरा भाई एक अच्छा बिजनेसमैन है, कोई किसी चीज़ में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है। तो व्यक्ति जहाँ जिस फील्ड में रहता है, जिस चीज़ को अपनाता है, धीरे धीरे वो अपने उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है, और इसी व्यक्तित्व के आधार पर वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं, कि जैसे हम सुबह उठे, आप देखते हैं हम नींद से उठते हैं, अपने मंदिर में या घर में जो भी हमारा पूजा पाठ का स्थान है, हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं, भगवान को शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, फिर हम अपना ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े पहन कर अपने साफ़ सुथरे फिर हम कॉलेज आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सारा दिन, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं दिन भर की, वो हमारी संस्कृति के माध्यम से ही पूर्ण होती है। यही दिन भर में, आज मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, कार से कॉलेज जाता हूँ, मुझे चश्मा चाहिए पढ़ाने के लिए, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं बुक में पढ़ता हूँ, फिर बच्चों को नोट्स लिखाता हूँ। तो दिन भर में ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, ये सब मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, चाहे वो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हों या मानसिक आवश्यकताएं। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृति में संतुलन व संगठन पाया जाता है। मतलब संस्कृति कई तत्वों से मिलकर बनी होती है और उसमें बहुत सारी कई प्रकार की इकाइयाँ पाई जाती हैं। जैसे यही इकाइयाँ मिलकर एक पूरी संस्कृति की व्यवस्था को जोड़े रखती हैं। इन इकाइयों में एक दूसरे के प्रति एकता पाई जाती है और उनको जोड़कर ही सामूहिकता का निर्माण किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि संस्कृति में संतुलन व संगठन होता है। संतुलन क्या हुआ? एडजस्टमेंट। जैसे आज हम किसी भी चीज़ में देखते हैं तो समय के साथ मुझे अपने कल्चर में कहीं भी संतुलन करना पड़ता है, तो हम उसको समय के अनुसार अपना लेते हैं। आप सर्दियाँ आती हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियाँ आती हैं, आपको पंखा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। लेकिन सर्दियों में हम खाना अलग अलग प्रकार का खाते हैं, गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाते पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो ये सब समय के साथ बदलती हैं। हम अपने समय के अनुसार संस्कृति में इन सारी चीज़ों के साथ संतुलन करना सीख जाते हैं। आज एक व्यक्ति मैदानी इलाकों में रहता है जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो वो वहाँ रहकर वैसा ही ढल जाता है। लेकिन कल को उसकी नौकरी एक ऐसे स्थान पर चली जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, तो फिर उसे लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ता है, तो उसे वहाँ के कल्चर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोगों की भाषा लंबे समय रहने के साथ सीख जाता है। तो इस प्रकार संस्कृति में संतुलन और संगठन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है। अधिव्यक्ति का मतलब कोई भी संस्कृति का निर्माण हमारे समाज के कोई 2-4 या 5-10 लोगों के लिए नहीं हुआ, बल्कि वो चीज़ आपके लिए, मेरे लिए व समाज के अन्य सभी लोगों के लिए एक समान होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल हो सकती है, लेकिन आज सड़क पर एक बस चल रही है या हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें समाज के सभी लोगों के लिए, कि ट्रेन अपने टाइम पर रवाना होगी, जितने लोग भी उसमें अलग अलग जगहों से बैठते हैं वो अपनी यात्रा अपने गंतव्य स्थान तक पूर्ण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज के अंदर नवीन, मतलब अगर हम देखें कि कुछ लोग संस्कृति की पुरानी प्रथाएं, रीति रिवाज, धर्म, इन सब में परिवर्तन लाते हैं और नवीन मूल्यों के साथ अपनी संस्कृति को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अधिव्यक्ति का मतलब क्या है? अधिव्यक्ति का मतलब है हम संस्कृति के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, परंतु मैं अपनी रुचि के अनुसार चाहूँ कि कल से मैं संस्कृति को ऐसा बदल दूंगा, ऐसा नहीं। जो चीज़ है वो मेरी पर्सनल है। मुझे आज हरा रंग पसंद है, किसी को सफ़ेद, किसी को लाल, किसी को काला, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन मैं चाहूँ कि कल से समाज के सभी लोगों को सफ़ेद या हरा रंग ही पसंद हो, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार संस्कृति अधिव्यक्तिक है, समाज के अधिकतम लोगों के लिए बनाई जाती है और अधिक लोगों द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे अधिव्यक्तिक कहते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। समूह का मतलब एक ग्रुप,
जिस ग्रुप में हम रहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आज भारत में रहता हूँ, तो मेरे लिए भारतीय संस्कृति एक आदर्श है। आपने देखा होगा कि इंडिया की क्रिकेट टीम जीतती है तो हम लोग कितनी खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, डांस करते हैं। क्यों भाई? हम क्यों उछल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर आज भारतीय संस्कृति में हम लोग पलकर बड़े हुए हैं तो हम अपने समाज के समस्त देश के सभी लोगों को अपना एक परिवार के स्वरूप मानकर चलते हैं। और यदि मैं कहूँ कि संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है तो इसका मतलब जिस कल्चर में भी हम लोग पलकर बड़े हुए हैं या जहाँ मैं पैदा हुआ और जब तक आज तक मैं जिस कल्चर में रह रहा हूँ, वो सब धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं और इंटरनली इतना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं कि हमको हर समाज में, हम कहते हैं ना, जैसे कि हम जिस मोहल्ले में भी रहते हैं तो हम अपने आसपास के परिवार वालों को या पड़ोसियों को भी अपना एक परिवार मानकर चलते हैं कि आज मैं घर में कोई भी चीज़ ख़त्म हुई, मैं तुरंत अपने परिवार के पड़ोस में गया और वहाँ से वो चीज़ मांग कर ले आया। कभी उनके यहाँ कोई ज़रूरत हो गई, वो लोग हमारे यहाँ आए, वो छोटी सी चीज़ मांग कर ले गए और हम लोग समाज में साथ रहकर एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो संस्कृति हर समूह के लिए एक आदर्श है। आज भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जीतता है, चाहे वो खेल का हो, संगीत का हो या किसी अन्य चीज़ का हो, कोई आईएएस बनता है तो हमको एक खुशी महसूस होती है, हम अपने ऊपर एक गर्व महसूस करते हैं। आज अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर रहा है तो हम सब एक साथ गुस्सा होते हैं। आज कोई देश का सैनिक हमारे सीमा पर शहीद हो जाता है तो वो भले ही किसी भी परिवार का हो, लेकिन हमारे अंदर दिल में एक दूसरे देश के प्रति गुस्से की भावना आ जाती है कि उसने हमारे देश के सैनिक को मार दिया। हम सब मिलकर उसका बदला लेने के लिए एक साथ हो जाते हैं ताकि हम सब अपने परिवार वाले मिलकर, समाज के लोग मिलकर उस शहीद के प्रति अपनी आवश्यकता अनुसार श्रद्धांजलि उसको हम देते हैं और सब कोशिश करते हैं कि हम उस दूसरे देश से अपने जो संबंध हैं उनको हम लोग तोड़ लें, क्योंकि ये सब चीज़ें विशेषताओं के रूप में हम संस्कृति के अंदर देख सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया ये सब संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा।